कल आपने देखा कि कैसे 1965 में पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर में घुसपैठ की। अगस्त के महीने में पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत लड़ाई शुरू कर चुका था, लेकिन भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के कश्मीर हथियाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पहली हार के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के रूप में एक और कोशिश की। आज देखिए कैसे कश्मीर से शुरू हुई ये लड़ाई दो देशों के बीच एक बड़ी जंग में बदल गई। 1965 में पश्चिमी सीमा पर भारत पाक फौज गोले बरसा रही थी। अप्रैल में शुरू हुए पाक के हमलों ने सितंबर आते आते बड़ी जंग का रुख इख्तियार कर लिया था। भारतीय फौज ने कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की तरफ से दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ इस लड़ाई को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा था। सीमा पर हालात गंभीर थे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ह्यू थांट ने भारत पाकिस्तान से अपनी फौजें युद्ध विराम रेखा पर ले जाने की अपील की। यूएन सेक्रेटरी जनरल ह्यू थांट की अपील का जंग पर कोई असर नहीं पड़ा। इसकी वजह थी कि पाकिस्तानी फौजें अखनूर पुल के पास बड़ी संख्या में इकट्ठा थीं। पाकिस्तान का अखनूर पुल तक पहुंचना भारत के लिए एक बड़ा खतरा था। अखनूर एक स्ट्रेटेजिक शहर है जहाँ रास्ता जम्मू से जाके रजौरी, पुंछ और श्रीनगर सब जाते हैं। तो सोचा था कि उसको एक बार काट दिया तो वो कश्मीर हिंदुस्तान से कट जाएगा। ग्रैंड स्लैम के तहत उसकी 7 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक के नीचे और साथ में उसकी एक आर्मर्ड ब्रिगेड माइनस तकरीबन 2 टैंक रेजिमेंट के साथ उसने यहाँ हमला किया और काफ़ी अचंबा उसने हासिल करते हुए काफ़ी उसने गेन्स यहाँ कर लिए। युद्ध खत्म ना करने के पीछे एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से मदद मिल रही थी। इस प्रोत्साहन ने पाकिस्तान के हौसले बुलंद कर दिए थे। जंग में पाकिस्तान अमेरिका के दिए पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल कर रहा था। कच्छ के रण में पाकिस्तान ने इन्हीं पैटर्न टैंकों को मैदान में उतार रखा था। ये उस वादे के खिलाफ था जिसमें अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया था कि अमेरिकी टैंकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। भारत ने इसका विरोध दर्ज कराया और विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने अमेरिकी राजदूत चेस्टर ब्राउन के सामने अपनी बात रखी। भारत का विरोध पाकिस्तान को मिल रही मदद के खिलाफ था। पाकिस्तान की सपोर्ट वेपन से की, लेकिन उन्होंने ये भी इंश्योरेंस दिया हुआ था कि भाई ये वेपन जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा, ये रशिया के लिए ख़िलाफ़ खैर नहीं। तो कोई ऐसे तो वेपन मैंने जनरल यूब को भी पूछा था, मैंने कहा कि आपने जब ये किया तो कहते हैं कौन से वेपन हैं जो एक तरफ चल सकते हैं तो दूसरी नहीं चल सकते। तो ये तो हमें वेपन मिले जब हमने इस्तेमाल किए। 5 सितंबर 1965 दोनों देशों के बीच जंग की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के छंब का जोरिया गांव भी लड़ाई की चपेट में था। पाक वायुसेना की बमबारी से गांव के 50 लोग मारे गए और एक मस्जिद पूरी तरह तबाह हो गई। इसी दिन दुश्मन के लड़ाकू विमानों ने अमृतसर पर भी बम बरसाए। यहाँ भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा पाकिस्तान के हवाई हमले का शिकार हुआ। यही नहीं, पाकिस्तान ने पठानकोट और जालंधर पर भी जबरदस्त बमबारी के साथ पाक सैनिकों को उतारने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया गया। पाकिस्तान का इरादा अमृतसर पर कब्जा करना था। भारत पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम के लिए सहमति बनाने में जुटा था। दोनों देशों को जंग खत्म करने के लिए राजी करने के लिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल ह्यू थांट 7 सितंबर 1965 को रावलपिंडी पहुंचे। अपनी 4 दिन की यात्रा में ह्यू थांट ने राष्ट्रपति अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ कई बैठकें की। जब ह्यू थांट अयूब खान और भुट्टो के साथ मिलकर शांति का रास्ता खोज रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने भारत के पंजाब में मोर्चा खोल दिया। अयूब खान और विदेश मंत्री भुट्टो अमृतसर जीतने का सपना देख रहे थे।
6 सितंबर में यूएन में एक रेजोल्यूशन भी पास किया कि इसको कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर लाना, ख़त्म करना। तो वो उसको इन दोनों को, शास्त्री और अयूब खान को समझाने के लिए वो तांट जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल इधर आया, दोनों जगह गया, पाकिस्तान भी गया, इंडिया भी आया। फिर शास्त्री और अयूब खान दोनों को वो तांट ने समझाया, देखो ये इसको बढ़ाना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट फिर ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन अयूब खान इसको माना ही नहीं, वो पहले रिजेक्ट ही कर दिया। तो वो तांट को बोला हम नहीं मानेंगे। तो उसके बाद उसको लगा कि हम कैसे भी चलाएंगे। तो उसके बाद भी अयूब खान और एक डॉन बे भुट्टो तो ये वॉर रखना चाहते थे, लेकिन वर्ल्ड प्रेशर आ गया था यूनाइटेड नेशन में। तो सभी कंट्रीज़, तो दोनों कंट्रीज़ के ऊपर दबाव डाला। इस वजह से उनको उधर का भी मानना पड़ा, लेकिन अपना भी चालू रखना। इस वजह से वो उनका अपना हमेशा ये 2 फेसेस का पॉलिसी है, वो चलाया इस समय। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत अखनूर पुल पर भी कब्जा करने की योजना को भारतीय जवानों ने कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी फौज जम्मू और पंजाब से होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएगी। जंग के मैदान में भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने थीं। दोनों देशों की फौजें अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक मैदान में डटी हुई थीं। 6 सितंबर को भारतीय फौज ने पश्चिमी पाकिस्तान में 3 जगहों पर मोर्चा खोल दिया। फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर वाघा के रास्ते भारतीय फौज जवाबी हमले की नीयत से आगे बढ़ी। जल्द ही भारतीय फौज ने लाहौर के पास बरकी और एक रेल ठिकाने को अपने कब्जे में ले लिया था। अब पाकिस्तान बैकफुट पर था। पाकिस्तान को ये ख्याल था कि ये जो है वर्किंग बाउंड्री हमने पार करी है, बाउंड्री इंटरनेशनल पार नहीं करी। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना बड़ा जवाबी कार्रवाई करेगा। जवाबी कार्रवाई में भारत के 11 कोर ने पंजाब में लाहौर क्षेत्र पे धावा बोल दिया, और उसके साथ साथ जो हमारा नंबर 1 कोर था, जो हमारा स्ट्राइक कोर था, उसने सियालकोट क्षेत्र में बड़ा भारी हमला किया। और ये 2 हमले सियालकोट क्षेत्र में कोई 35 किलोमीटर के ऊपर हमारी 3 डिवीज़न, जिसमें कि हमारी आर्मर डिवीज़न शामिल थी, उसने चढ़ाई कर दी। और लाहौर क्षेत्र में भी 3 डिवीज़न से हमने जो है लाहौर के की तरफ धावा बोल दिया। पाकिस्तान इससे हड़बड़ा गया और जो उसने हमला किया था छम्ब में, उससे उसको रिकॉयल करना पड़ा। सारी फौजें वहाँ से हटा के अपनी बचाव के लिए लगानी पड़ी, और अब तो उसको जान की बनाई। भारत के इस रणनीतिक कदम से पाकिस्तान सख्ते में आ गया। फील्ड मार्शल अयूब खान को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच जाएगी। अब अयूब खान ने अपने सुर बदल दिए। उसने 6 सितंबर को पाकिस्तान के लोगों के नाम एक संदेश दिया। अपने इस संदेश में अयूब खान ने भारत को ही जंग का जिम्मेदार ठहराया। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इबादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वे पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। अयूब खान की गलत बयानी दुनिया में भारत की छवि खराब करने के लिए थी। एक सशक्त नेता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री इस स्थिति को भांप गए। 7 सितंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने दुनिया के सभी बड़े नेताओं को पाकिस्तान की इस करतूत की सच्चाई के बारे में बताते हुए खत लिखे। ऐसा ही एक खत उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन को भी लिखा। माहमीन, पाकिस्तान का शुरू किया हुआ झगड़ा लगातार बढ़ रहा है। इतना सब करके भी कश्मीर का अंदरूनी माहौल बिगाड़ने में तथा यहाँ आंदोलन शुरू करवाने में कामयाब नहीं हुए जैसी कि उन्हें उम्मीद थी। तब घुसपैठ बहुत बड़ी तादाद में होने लगी। ऐसे हालात में संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षकों ने जब युद्ध विराम रेखा पर हो रही घटनाएं रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, तब हमें
युद्ध विराम लेखा लांघकर अपने बचाव में आवश्यक गौहों पर सेना तैनात करनी पड़ी ताकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों का आना बंद हो। इन सब घटनाओं से आपको परिचित कराने का मेरा उद्देश्य केवल यह समझाना है कि हमारी सैनिक कार्रवाई पूरी तरह जवाबी तथा आत्मरक्षा के लिए की गई है। हमारा केवल एक ही मकसद था, देश की एकता और सरहद की सुरक्षा। 7 सितंबर से 23 सितंबर 1965 के बीच दोनों देशों की फौजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। चारों ओर टैंकों के चलने से धूल उड़ रही थी। गोला बारूद के धमाकों से धुआं पसरा हुआ था। दोनों देशों ने अपनी पूरी सैन्य ताकत को जंग के मैदान में झोंक दिया था। पाकिस्तानी सेना भारत की सीमा में पंजाब के खेमकरण तक घुस आई थी। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन देश के लिए मर मिटने का जज्बा सभी के दिलों में बुलंद था। भारतीय सैनिक अपनी 303 राइफल और MGL के साथ पैटर्न टैंकों का मुकाबला कर रहे थे। हमारे सैनिकों के पास बुलंद हौसले थे। 10 सितंबर 1965 ऐसा ही एक भारतीय फौजी था। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी। हवलदार अब्दुल हमीद ने सूझबूझ से जीप में बैठकर अपनी बंदूक की नली को पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों की तरफ मोड़ दिया। एकदम सटीक निशाना लगाकर 7 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद कर दिए। हवलदार हमीद को ऐसा करते देख दूसरे फौजियों के हौसले भी बढ़ गए। 3-4 दिन की लड़ाई में उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते वक्त अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वो बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन उनकी मौत हो गई। जंग के मैदान में अपनी जान की परवाह न करते हुए अब्दुल हमीद जिस बहादुरी से लड़े, उसके लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। अब्दुल हमीद की इस बहादुरी के चलते ही अमेरिका को अपने पैटर्न टैंकों के डिजाइन की समीक्षा करनी पड़ी। वो एक टैंक रेजिमेंट होती है, उसमें हवलदार थे और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के टैंकों को नष्ट करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक टैंक नष्ट किए और जिसका लाभ उस इलाके में जो फौजें भारतीय फौजें लड़ रही थी उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। आमतौर पर ये माना जाता है कि टैंक का मुकाबला टैंक करेगा, हवाई जहाज का मुकाबला एंटी एयरक्राफ्ट गन करेगी या दूसरा लड़ाकू विमान करेगा, जहाज का मुकाबला कोई पनडुब्बी करेगी या दूसरा लड़ाकू जहाज करेगा। निहत्था आदमी या हाथ में बंदूक संगीन लिया आदमी भी या ग्रेनेड लिया आदमी भी कितने ऐसे उपकरणों को नष्ट करेगा। तो जब कोई आदमी ऐसा पराक्रम करता है तो वो असाधारण होता है। खेमकरण में हुई इस लड़ाई में भारतीय फौज ने अपनी सोच और रणनीति का लोहा भी मनवाया। उस वक्त जनरल हरबख्श सिंह खुद वहां पहुंच गए और आयरन नर्व डिस्प्ले करते हुए जो हड़बड़ी मची थी उन्होंने वहां नियंत्रण पाया और जो हमारी 4th आर्मर डिवीजन थी उसको उन्होंने पीछे हटाकर एक हॉर्सशू शेप ट्रैप के तौर पे लगा दिया। एक व्यू रचना करी जिसके कि घोड़े की नाल, उल्टी घोड़े की नाल, यू शेप्ड, ये जिसको हम महाभारत के तौर से बोलते हैं अर्धचंद्र व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह मतलब आधा चांद, ऐसा उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दिया। जो बीच का एरिया था वहाँ पे काफ़ी सारी पानी की नहरें थी, उन्होंने उनको खोल के पूरे इलाके को दलदल बना दिया। पाकिस्तान की आर्मर डिवीजन ने हमला किया और वो दलदल में फंस गई। तब हमारी एक इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड थी, ब्रिगेडियर थियोगराज साहब के नीचे, उसको असल उत्तर के इलाके में डिप्लॉय कर दिया गया और हमारे टैंकों और इन्फेंट्री ने मिल के जो पाकिस्तान के टैंक दलदल में फंसे थे उनको मारना, ताबड़तोड़ मारना शुरू किया। पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गए, पाकिस्तान की आर्मर्ड डिवीज़न तबाह हो गई और उसका इतना भारी जो ये हमला था वो बिल्कुल नकारा कर दिया गया, फेल हो गया। और द्वितीय महायुद्ध के बाद ये सबसे बड़ी जो है ये टैंक टू टैंक बैटल थी जो कि हुई यहाँ असल उत्तर में, और वाकई ये असल उत्तर मिल गया पाकिस्तान को। इसके बाद पाकिस्तान की बस हो गई और वो लड़ाई ज़्यादा देर खींच नहीं पाया। खेमकरण की लड़ाई में भारतीय वायुसेना की भी बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तानी फौजों को रसद और हथियार ना मिल सके, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने टैंक और गोला बारूद ले जाने वाली 2 रेलगाड़ियों को बम से उड़ा दिया। बिना हथियारों के पाकिस्तान सेना पूरी तरह से टूट चुकी थी। खेमकरण में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान सेना की सारी रणनीतियां फेल हो चुकी थीं।
अब पाकिस्तान के लिए लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया था। हमने अपने वैम्पायर जेट भेजे जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, एकदम उनको स्क्रैम्बल किया गया। उन्होंने काफ़ी बमबारी करी और पाकिस्तान के हमले में अड़चन पैदा करी। एक तरफ पाकिस्तान यूएन के सामने मासूमियत का राग अलाप रहा था, तो दूसरी तरफ भारत पर हमले तेज कर रहा था। 12 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा खत्म कर यू थांट दिल्ली पहुंचे। थांट ने पाकिस्तान से मिली जानकारी का ब्यौरा प्रधानमंत्री शास्त्री को दिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने थांट से दो टूक कहा कि जब तक पाकिस्तान को आक्रमणकारी के रूप में नहीं पहचाना जाता, तब तक युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद यू थांट ने रावलपिंडी और दिल्ली को एक जैसे संदेश भेजकर 14 सितंबर 1965 तक युद्ध विराम करने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री शास्त्री ने यूएन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए रक्षा मंत्री वाई.बी. चौहान के साथ विचार विमर्श किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल यू थांट 14 सितंबर तक युद्ध विराम पर जोर दे रहे हैं, आपका क्या विचार है? अगर पाकिस्तान बिना शर्त के युद्ध विराम के लिए राजी है तो हमें भी हामी भर देनी चाहिए। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कैबिनेट कमेटी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी से बैठक कर उनसे युद्ध विराम पर विचार विमर्श किया। सभी की सहमति के बाद शास्त्री ने 14 सितंबर की दोपहर यूएन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपने दस्तखत कर दिए, लेकिन अयूब खान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान यूएन के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं था। वजह थी पाकिस्तान की सियालकोट में चल रही लड़ाई। पाकिस्तान को अब भी लग रहा था कि सियालकोट में भारतीय फौज को खदेड़कर जंग जीत जाएगा। एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत गलतफहमी में जी रही थी। 7 से 22 सितंबर के बीच पाकिस्तान के सियालकोट के चविंडा और फिलौरी में निर्णायक जंग हुई। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को रोकने के मकसद से 7 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने चविंडा पर जबरदस्त हमला किया। फिलौर क्षेत्र पर कब्जा करने की जिम्मेदारी प्रथम आर्म्ड डिवीजन के पूना हॉर्स रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर को सौंपी गई। 11 सितंबर 1965 को तारापुर को सियालकोट के ही फिलौर पर अचानक हमले का काम सौंपा गया। फिलौर पर एक तरफ से हमला करके भारतीय सेना का इरादा चाविंडा पर जीत हासिल करना था। इस हमले के दौरान तारापुर अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि दुश्मन ने वजीराली की तरफ से अचानक जवाबी हमले शुरू कर दिए। तारापुर ने इस हमले का बहादुरी से सामना किया और अपनी एक इन्फेंट्री के साथ फिलौर पर हमला बोल दिया। इस हमले में तारापुर घायल हो गए, लेकिन बावजूद इसके तारापुर ने रण नहीं छोड़ा और जबरदस्त गोलीबारी करते हुए डटे रहे। छम के ऊपर हमला किया अपनी 7 इन्फेंट्री डिवीजन और 2 टैंक रेजिमेंट्स के साथ। तो हमने जो जवाबी कार्रवाई है वो 2 जगह की थी। एक सियालकोट सेक्टर में जहां फिलौर और चविंडा की लड़ाई हुई, दूसरा लाहौर सेक्टर में जहां की कसूर की लड़ाई, अपनी असल उत्तर की लड़ाई हुई। यहाँ पे हमने जवाबी हमला किया अपने 1 कोर से और 11 कोर से। ये जो लड़ाई आप लाहौर छविंडा की, जो अपना फिलौर छविंडा की बता रहे हैं, ये हुई थी सियालकोट क्षेत्र में। यहाँ हमारी 1 आर्मर्ड डिवीजन ने हमला किया और पाकिस्तान की 6 आर्मर्ड डिवीजन से हेड ऑन हमारी कोलिशन हुई। बड़ी भारी टैंक युद्ध हुआ। इस टैंक युद्ध में जो लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर है, वो 17 पूना हॉर्स के, जिसको कि फख्र हिंद कहते थे पाकिस्तानी, प्राइड ऑफ इंडिया, बड़ी बहुत ही बहादुरी से लड़े। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वहाँ और उनको परमवीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। फिलौर की जंग को भारतीय सेना के इतिहास में सबसे घातक युद्धों में गिना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलौर में ही टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। 19 सितंबर 1965 को गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता नागरिक विमान में सवार थे। पाकिस्तान वायुसेना ने इस विमान को भी अपना निशाना बनाया। मेहता के साथ उनकी पत्नी और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। पूरा देश पाकिस्तान की इस हरकत से हैरान था। स्थान अंबाला, 20 सितंबर 1965। पश्चिमी सीमा पर जंग चरम पर थी। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक अंबाला शहर एक झटके से जाग उठा। 2 बार जोरदार धमाके की आवाज वातावरण में गूंजी।
अगली सुबह मालूम चला कि पाकिस्तानी विमान निशाना चूक गए थे और अंबाला कैंट के एयरफील्ड की बजाय सेंट पॉल चर्च और मिलिट्री हॉस्पिटल पर 1000 पाउंड के 2 बम गिराए। इस हमले में 12 लोग मारे गए। पाकिस्तानी वायुसेना के ये जहाज भारतीय सीमा से लगभग 300 मील अंदर आकर बम गिराकर चले गए थे। सीमावर्ती गांव में भारत के हिस्से में कोई ऐसा दहशत का माहौल नहीं था, क्योंकि बिल्कुल शुरू में यह स्पष्ट हो गया था कि तमाम धौंस धमकी के बावजूद पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करने में असमर्थ है। एक विमान मार के गिराया गया था मोदीनगर के आसपास, एक बम गिराया गया था अम्बाला में, और उसके अलावा पाकिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए थे। हिंदुस्तानी वायुसेना ने पूरी तरह से पाकिस्तानी विमानों को, जो ज़्यादा अच्छे समझे जाते थे, बल्कि मुझे उस ज़माने की तुकबंदी आती है, तेरे सेवर जेट गिराए मेरे नेट विमानों ने, ब्लैकआउट होता था, एयर रेड सायरन बजते थे, कुछ एयर रेड गन्स चलती थी सन 65 में दिसंबर में। मगर उस लड़ाई का कोई सितंबर में, बल्कि सितंबर के महीने में लड़ाई लड़ी गई थी, सितंबर अक्टूबर में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अभी। मगर तब बिल्कुल भी पाकिस्तानी सेना का खौफ नहीं था कहीं। 21 सितंबर 1965 भारत के लिए एक चुनौती और थी। चीन पाकिस्तान की पैरवी करने में लगा था। पश्चिमी सीमा पर भारत पाकिस्तान से जंग कर रहा था, तो दूसरी तरफ उत्तरी सीमा पर चीन ने एक बार फिर भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। जिस सरहद को लेकर झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान ने जो नाजायज़ कब्ज़ा हिंदुस्तानियों की दृष्टि से कश्मीर में किया है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर हम कहते हैं और वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसके साथ जुड़ा इलाका जो गिलगिट एजेंसी का था, उसमें जो कुछ भूमि का विवाद था वो पराई बचिया के गोदान की तरीके से पाकिस्तान ने चीन को वो ज़मीन सौंप दी। तो चीन के लिए तो वो ज़मीन हथियाना आसान हो गया। और इसके पहले की कुछ पृष्ठभूमि है कि 60 से लेकर 62 तक इंडोनेशिया, चीन और पाकिस्तान ये एकजुट हो गए थे। इसे पीकिंग, बीजिंग, जकार्ता एक्सिस दूरी कहा जाता था। तो चीन इसलिए पाकिस्तान की मदद कर रहा था कि 62 के हार के बाद भी हिंदुस्तान अपनी औकात समझे, उसका कद बोना रहे और चीन के साथ कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा न कर सके। भारत पाक युद्ध में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर रूस भी 19 सितंबर को चीन को चेतावनी दे चुका था, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लद्दाख के दौलत बेग ओल्दी में चीनी फौज के जमावड़े की खबरें आने लगी। चीन भारत पर आरोप लगा रहा था कि भारत तिब्बत के इलाकों पर कब्जा कर अपने फौजी ठिकाने बना रहा है। चीन के इस आरोप और उसकी धमकियों का प्रधानमंत्री शास्त्री ने करारा जवाब दिया। तिब्बत में अगर हमारे फौजी ठिकाने हैं तो वो उन्हें खुद हटा ले, और अगर चीन हमारे पे हमला करेगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। कश्मीर के मुद्दे पर चीन को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भारतीय फौज ने न सिर्फ हमलावरों के दांत खट्टे कर दिए थे, बल्कि सेनाएं रावी के तट से होती हुई लाहौर तक जा पहुंची थी। सीमा पर भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। पाकिस्तान के अमेरिका से मंगवाए गए अत्याधुनिक पैटर्न टैंक भी भारतीय फौज के हौसलों के सामने नहीं टिक पाए। पाकिस्तान फौज की कमर टूट चुकी थी। पाकिस्तान के पास युद्ध विराम के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं बचा था। अब पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मजबूर हो चुका था। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा। पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए तैयार था। 23 सितंबर सुबह 3:30 बजे दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन भारत पाक युद्ध को ज्यादा समय तक खींचना चाहता था। युद्ध विराम होने की आशंका से चीन खुश नहीं था। जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने देश के नाम संदेश में चीन को शुक्रिया कहकर भारत की बात को सही साबित कर दिया। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें और उस वक्त से दुश्मन की फौज पर गोली न चलाएं, लेकिन शर्त यह है कि खुद उन पर भी दुश्मन की तरफ से गोली न चलाई जाए। चीन की हुकूमत ने जिस आमादगी और फराखदिली से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की, उसका नक्श हमारे दिलों पर हमेशा सख्त रहेगा। हम उनके ममनून हैं। कल देखिए भारत पाक के बीच युद्ध विराम घोषणा के बाद कैसे देश में जय जवान जय किसान का नारा गूंजा। जय जवान जय किसान। और कमजोर माने जा रहे
लाल बहादुर शास्त्री एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे।